ऐसा कागज जिसे पाने के लिए चंपक चाचा ने जवानी में 6.5 घंटे धूप में तपस्या की थी। लेकिन आज वही कागज जेठालाल के हाथों में है और जेठालाल का दिमाग हमेशा की तरह आउट ऑफ कवरेज एरिया चल रहा है। जेठालाल की उंगलियां उस कागज के किनारों पर है। उसका मूड खराब है। उसे लग रहा है ये कोई रद्दी है, कोई बिल है या टप्पू की कोई शरारत है। वो बस एक झटका देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है चंपकलाल गड़ा के कमरे से। भाई हम सब जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों को पुरानी चीजें जमा करने का कितना शौक होता है। चंपक चाचा का वो पुराना संदूक, जिसे आप पेटी कह सकते हैं, वो किसी जादू के पिटारे से कम नहीं है। उस पेटी में क्या नहीं मिलता? पुराने चश्मे, रसीदें और शायद अंग्रेजों के जमाने के सिक्के भी। आज चंपक चाचा उसी पेटी में अपना सिर घुसाए कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई खजाना खोज रहे हो। तभी वहां हमारी वानर सेना का कमांडर यानी टप्पू आ जाता है। टप्पू देखता है कि दादाजी कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं। वो पूछता है, क्या दादाजी, क्या ढूंढ रहे हो? चंपक चाचा के हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा है। वो उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोहिनूर हीरा मिल गया हो। वो टप्पू को दिखाते हैं। टप्पू, जो आज की जनरेशन का बच्चा है, पहले तो सोचता है कि ये कोई बोरिंग कागज होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, धर्मेंद्र जी का ऑटोग्राफ! जी हाँ दोस्तों, वो कोई मामूली कागज नहीं, बल्कि बॉलीवुड के असली एक्शन किंग धर्मेंद्र जी के हाथ का लिखा हुआ असली ऑटोग्राफ था। अब आप सोचिए, चंपक चाचा और धर्मेंद्र जी, ये कनेक्शन कहाँ से जुड़ा? टप्पू की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर है। वो पूछता है, दादाजी ये आपने कब लिया? अब चंपक चाचा शुरू करते हैं अपनी जवानी का किस्सा। वो कहते हैं, बेटा जब मैं तेरी उम्र का था ना, तब खून में उबाल था और धर्मेंद्र जी का क्रेज था। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे कबाब में हड्डी यानी जेठालाल की। जेठालाल कमरे में ऐसे दाखिल होता है जैसे उसे दुनिया की सारी टेंशन एक साथ हो गई हो। वो देखता है कि बाप बेटे किसी फटे पुराने कागज को देख रहे हैं। जेठालाल का वही पुराना लॉजिक, पुराना मतलब बेकार। जेठालाल पास आता है, किसका ऑटोग्राफ लिया था बापूजी? चंपक चाचा गर्व से सीना चौड़ा करके बोलते हैं, धर्मेंद्र जी का। अब यहाँ जेठालाल का रिएक्शन देखने लायक था। उसे लगा बापूजी मजाक कर रहे हैं या कोई रद्दी कागज पकड़कर बैठे हैं। जेठालाल उस कागज को हाथ में लेता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए या फाड़ने के लिए तैयार कर रहा है। उसे लगता है ये सब मोह माया है, कचरा है। लेकिन इससे पहले कि जेठालाल उस ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाता, चंपक चाचा का गांधीवादी हाथ एक्टिवेट हो जाता है। उन्होंने जेठालाल के हाथ को ऐसा झटका दिया जैसे बिजली का करंट लगा हो। हट, करता क्या है, घुस के बैठता है? अकल नाम की चीज है कि नहीं? हर चीज फाड़ने के लिए नहीं होती। जेठालाल की हालत पतली। वो शेर जो दुकान पर नट्टू काका और बाभा पर दहाड़ता है, बापूजी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। सॉरी सॉरी बापूजी। टप्पू मजे ले रहा है। वो जानता है कि जब तक दादाजी हैं, पापा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। टप्पू फिर से उस टॉपिक को छेड़ता है, दादाजी ये बताओ ना, आपने ये ऑटोग्राफ लिया कहाँ था? अब चंपक चाचा फ्लैशबैक के मूड में आ जाते हैं। उनकी आंखों में वो पुरानी चमक आ जाती है। वो बताते हैं कि कैसे उनके गांव के पास धर्मेंद्र जी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस जमाने में शूटिंग देखना मतलब साक्षात भगवान के दर्शन करने जैसा था। चंपक चाचा बताते हैं कि बेटा 5-6 घंटे खड़ा रहा मैं, धूप में, बिना पानी पिए, बस एक झलक पाने के लिए। सोचिए दोस्तों, आज के ज़माने में हम 5 मिनट पिज्ज़ा के लिए वेट नहीं कर पाते, और उस ज़माने में फैंस अपने स्टार के लिए 6-6 घंटे खड़े रहते थे। इसे कहते हैं असली स्टारडम। चंपक चाचा बताते हैं कि धर्मेंद्र जी ने न सिर्फ उन्हें ऑटोग्राफ दिया, बल्कि वहां मौजूद हर एक फैन को खुश किया। तभी बातों बातों में एक ऐसा किस्सा निकलता है जिसे सुनकर जेठालाल अपनी हंसी नहीं रोक पाता। चंपक चाचा बताते हैं कि एक बार गाँव में धर्मेंद्र जी की फिल्म यादों की बारात लगी थी। चंपक चाचा, जेठिया यानी छोटा जेठालाल और जेठिया की माँ यानी दादी फिल्म देखने गए। जेठालाल तुरंत हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ मुझे याद है, उस पिक्चर में 3 भाई खो गए थे और थिएटर में हमारे बापूजी खो गए थे। टप्पू हैरान, हैं, दादाजी खो गए थे? अब चंपक चाचा थोड़ा शर्माते हैं। भाई पोते के सामने इज्जत का सवाल है। वो सफाई देते हैं, अरे हो क्या हुआ बेटा, फिल्म में इमोशनल सीन आया तो तेरी दादी को रोना आ गया। वो रोते रोते बाहर चली गई। मुझे लगा वो आ जाएगी, पर वो आई नहीं, तो मैं उसे ढूंढने बाहर गया। जेठालाल अपनी हंसी दबाते हुए पोल खोलता है। बापूजी बाहर गए बा को ढूंढने, बा वापस अंदर आ गई अपनी सीट पर, और बापूजी पूरे थिएटर के चक्कर काटते रह गए। फिल्म खत्म हो गई पर बापूजी नहीं मिले। यानी यादों की बारात में बापूजी की अपनी ही अलग बारात निकल गई थी। टप्पू हंस हंस कर पागल हो जाता है। लेकिन इन हंसी मजाक के बीच एक बात साफ हो जाती है कि गड़ा परिवार के लिए धर्मेंद्र जी सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का, उनकी पुरानी यादों का एक अटूट हिस्सा है। चंपक चाचा अपनी बाइसेप्स
दिखाते हैं। हाँ भाई, बुढ़ापे में भी चाचा की मसल्स टाइट हैं। वो बताते हैं कि फूल और पत्थर फिल्म देखकर उन्होंने भी बॉडी बनाने का शौक पाला था। जेठालाल और चंपक चाचा के बीच पंजा लड़ाने का चैलेंज भी होता है, लेकिन जेठालाल समझदारी दिखाता है। उसे पता है बापूजी से पंजा लड़ाना मतलब अपनी कलाई तुड़वाना और बाद में डांट खाना। वो हाथ जोड़ लेता है, बापूजी मैं आपसे पंजा क्या, दिमाग भी नहीं लड़ा सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे गोकुल धाम के एक मेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े के घर। भिड़े आईने के सामने खड़ा है और अपने सिर के गिरते बालों को ऐसे गिन रहा है जैसे सोसाइटी का मेंटेनेंस फंड गिन रहा हो। टेंशन का माहौल है, बाल कम हो रहे हैं, माथा बड़ा हो रहा है। माधवी भाभी आती हैं और भिड़े का दुखड़ा शुरू हो जाता है। भिड़े का दर्द ये है कि एक जमाना था जब उसके बाल धर्मेंद्र जैसे घने और लहराते थे, और आज क्या, आज वो मैदान बन गया है। माधवी भाभी भी कम नहीं है, मौका मिलते ही भिड़े की टांग खींचने का एक भी चांस नहीं छोड़ती। मैदान हो गए हैं बोलकर वो भिड़े के जले पर नमक छिड़क देती हैं। लेकिन भिड़े का कॉन्फिडेंस देखो, वो कहता है, माधवी बाल गए तो क्या हुआ, दिल से मैं आज भी धर्मेंद्र हूँ। तभी सोनू वहां आती है और भिड़े के इस भ्रम को और हवा देती है। ओहो बाबा, आप धर्मेंद्र, तो आई हेमा मालिनी। भिड़े और माधवी थोड़ा ब्लश करते हैं। मिडिल क्लास रोमांस का यही तो मजा है। फिर भिड़े शुरू करता है अपना फेवरेट टॉपिक, हमारे जमाने की बात। वो बताता है कि कैसे वो चित्रहार देखने के लिए सारे काम छोड़ देता था। और फिर आता है भिड़े का सिग्नेचर डायलॉग, महंगाई का रोना। भिड़े बताता है कि उस जमाने में 5 रुपए में पॉपकॉर्न मिलते थे, और आज क्या, आज मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न की कीमत सुनकर ही इंसान का पेट भर जाता है। भिड़े का लॉजिक, 500 का पॉपकॉर्न 200 का समोसा, अरे लूट मची है क्या। भिड़े की ये बात सुनकर हर मिडिल क्लास आदमी रिलेट करेगा। वो घर से भाकर वड़ी और चिवड़ा ले जाने वाली बात करता है। भाई सच में, थिएटर में चुपके से घर का नाश्ता ले जाकर खाने का जो थ्रिल है वो किसी एक्शन मूवी से कम नहीं होता। भिड़े ये भी रिवील करता है कि उसका स्कूटर सखाराम खरीदने का सपना भी शोले फिल्म के जय वीरू वाले स्कूटर को देखकर ही जागा था। यानी भिड़े की पूरी जिंदगी, उसका हेयर स्टाइल जो अब नहीं रहा और उसका स्कूटर, सब धर्मेंद्र जी से इंस्पायर्ड है। अब हम चलते हैं रोशन सिंह सोढ़ी के घर, जहां माहौल थोड़ा गमगीन है। सोढ़ी, जो हमेशा बल्ले बल्ले करता रहता है, आज बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा है। रोशन भाभी घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है गैराज में कुछ हो गया या किसी ने सोढ़ी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। वो गोगी को बुलाती हैं। सोढ़ी के हाथ में एक फोटो है। रोशन भाभी देखती हैं, फोटो में धर्मेंद्र जी हैं और उनके बाजू में एक मरियल सा लकड़ी जैसा पतला लड़का खड़ा है। गोगी मजे लेते हुए बोलता है, पापा इसने तो धर्मेंद्र जी की फोटो खराब कर दी। तब सोढ़ी का सस्पेंस खुलता है, ओए ये मैं हूं। सब हैरान, ये पहाड़ जैसा सोढ़ी कभी माचिस की तिल्ली हुआ करता था। सोढ़ी बताता है कि ये फोटो तब की है जब वो बचपन में धर्मेंद्र जी से मिलने उनके घर गया था, वो भी चोरी छुपे। रोशन भाभी को लगता है कि सोढ़ी को मार पड़ी होगी, मेथी पाक मिला होगा। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है धर्मेंद्र जी की दरियादिली के बारे में। सोढ़ी बताता है कि सिक्योरिटी वाले उसे भगाने ही वाले थे कि धर्मेंद्र जी ने उसे देख लिया। उन्होंने ना सिर्फ उसे अंदर बुलाया, प्यार किया, बल्कि उसे लस्सी भी पिलाई। ये किस्सा सुनाते सुनाते सोढ़ी इमोशनल हो जाता है। एक सुपरस्टार का एक आम बच्चे के साथ इतना प्यार से पेश आना, यही बातें धर्मेंद्र जी को असली ही मैन बनाती हैं। सोढ़ी की आंखों में आंसू हैं। वो कहता है कि अगर आज धर्म जी होते तो हम उनका 90th बर्थडे मना रहे होते। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन गोगी और रोशन उसे समझाते हैं कि सितारे कभी मरते नहीं, वो हमेशा हमारी यादों में चमकते हैं। और फिर सोढ़ी का मूड ठीक करने के लिए तीनों मिलकर एक जोरदार भांगड़ा करते हैं। उधर डॉक्टर हाथी के घर में अलग ही महफिल जमी है। हाथी भाई, जो अपने वजन की वजह से धीरे चलते हैं, आज यमला पगला दीवाना गाने पर ऐसे थिरक रहे हैं जैसे उनके पैरों में स्प्रिंग लग गए हों। कोमल और गोली हैरान हैं। हाथी भाई बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज में वो एक्टिंग और डांस के भी चैंपियन थे। कोमल भाभी का क्लासिक डायलॉग आता है, ओ कम ऑन, पैशन इज डिफरेंट, प्रोफेशन इज डिफरेंट। हाथी भाई आज पूरे मूड में हैं। वो कहते हैं सही बात है, और म्यूजिक तेज करके फिर से डांस शुरू कर देते हैं। ये देखना अपने आप में एक ट्रीट है कि कैसे गोकुलधाम का हर सदस्य, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग, धर्मेंद्र जी के जादू में खोया हुआ है। बबीता जी के घर पर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन चल रहा है। अय्यर, मेहता साहब और बबीता जी सब मिलकर धर्मेंद्र जी की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। मेहता साहब, जो हमारे कविराज हैं, वो धर्मेंद्र जी के लिखी हुई शायरी सुनाते हैं। लहर खुशी की आते ही चली जाती है और घड़ी गम की जाते जाते जाती है। वाह क्या गहराई है। मेहता साहब बताते हैं कि धर्मेंद्र जी सिर्फ एक्शन हीरो नहीं थे, वो एक बहुत ही सेंसिटिव और गहरे इंसान थे। उनकी शायरी सुनकर सबको एहसास होता है कि वो बाहर से जितने सख्त दिखते थे, अंदर से उतने ही नरम थे। अब आता है एपिसोड का टर्निंग पॉइंट। टप्पू सेना को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है।
31 दिसंबर की पार्टी तो हर साल होती है, लेकिन इस बार क्यों ना इसे धर्म स्पेशल बनाया जाए। लेकिन इस आइडिया के बीच में एक दीवार है और उस दीवार का नाम है आत्माराम तुकाराम भिड़े। टप्पू सेना भिड़े के घर पहुंचती है। भिड़े पहले से ही अलर्ट है। वो सोचता है ये टप्पू सेना इतनी इज्जत से बात क्यों कर रही है, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। टप्पू सेना भिड़े को मस्का लगाती है। भिड़े पूछता है तारीफ कर रहे हो या खिंचाई, लेकिन जब गोली बताता है कि वो धर्मेंद्र जी को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो भिड़े पिघल जाता है। भिड़े जो खुद धर्मेंद्र का इतना बड़ा फैन है वो मना ही कर नहीं सकता था। भिड़े जोश में आकर परमिशन दे देता है। मैं गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी परमिशन देता हूँ। माहौल सेट हो चुका है, थीम डिसाइड हो गई है। धर्म जी की यादों की बारात मनाए साथ साथ। अब महिला मंडल की मीटिंग होती है। बबीता जी, अंजलि, माधवी, कोमल, रोशन सब सुपर एक्साइटेड है। प्लान ये है कि सारे जेंट्स धर्मेंद्र जी के अलग अलग किरदारों में तैयार होकर आएंगे और लेडीज उनकी हीरोइंस बनेंगी। सोचिए दोस्तों, जेठालाल धर्मेंद्र बनेगा तो बबीता जी, अरे जेठालाल तो सपने में ही खुश हो जाएगा। कोमल भाभी तो अभी से नाचने को तैयार है। सोसाइटी में एक नई ऊर्जा आ गई है। हर कोई अपने फेवरेट स्टार को याद करके उनके गानों पर थिरकने और उनके डायलॉग्स बोलने के लिए बेताब है। ये 31 दिसंबर की पार्टी गोकुल धाम के इतिहास की सबसे यादगार पार्टी होने वाली है।